नेपाल में पूरी तरह से ब्राह्मण और वहाँ के क्षेत्रीय का कब्जा था, जिसको खस आर्य कहा जाता है। सोचिए, उनकी आबादी अगर माने तो 30% है, लेकिन पूरे सिस्टम पर कब्जा था। अब उन ब्राह्मणों को देश से भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, क्योंकि नेपाल के 70% लोग लाचार हैं, बेबस हैं। सोचिए, नेपाल के युवाओं के एक नारा सुनिए कि गाड़ी है नेपाल की और जा रही है खाड़ी। रूस में वो युद्ध लड़ रहे हैं, यूक्रेन से वो युद्ध, यूक्रेन की सेना में भी हैं, रूस की सेना में भी हैं, उनकी जानें जा रही है। नेपाल के युवाओं को दूसरे देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए गुस्सा फूटा है। मैं बताऊंगा कि नेपाल की मीडिया, नेपाल की सरकार में किस तरह से ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उनको मारा जा रहा है। और भारत के भी जो मनुवादी मीडिया वहां गए हैं वो भी शिकार हो रहे हैं। ये वीडियो जरूर देखिए, जातिवाद की वजह से नेपाल कैसे बर्बाद हुआ, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकतंत्र लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद नेपाल में 10 प्रधानमंत्री बने। 10 के 10 जो हैं 13 प्रधानमंत्री बने, जिसमें 10 ब्राह्मण और 3 जो हैं वो खस आर्य कहते हैं, मतलब सवर्ण वहाँ के हिसाब से। अभी जो ब्राह्मणों पर हमले हो रहे हैं वो समझिए। प्राइम मिनिस्टर नेपाल केपी शर्मा ओली ब्राह्मण हैं, ये सीपीएम नेता से, पार्टी कोई भी हो, सब जगह ब्राह्मणों का कब्जा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्रकाश मान सिंह ये खस हैं। सारे के सारे सवर्ण नेताओं पर और ब्राह्मण नेताओं पर हमले हो रहे हैं। सोचिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल, राष्ट्रपति भी पौडेल हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी पौडेल हैं, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, रमेश लेहाक, लेबर मिनिस्टर शरद सिंह भंडारी, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स आरजू राणा दिउबा, प्रदीप यादव मिनिस्टर वाटर सप्लाई, बलराम अधिकारी, दामोदर भंडारी, नवल किशोर शाह, देवेंद्र दहल, तेजूलाल चौधरी, प्रदीप पौडेल, अजय चौरसिया, बद्री पांडे, रामनाथ अधिकारी, विद्या भट्टराई, रघुजी पंत, मनवीर राय, दीपक खड़का, राजकुमार गुप्ता, भगवती निपुणे, असीन बहादुर शाही ठाकुरी, अरुण कुमार चौधरी, रूपा विश्वकर्मा, पुराना बहादुर तमांग। तो सोचिए, इस सबसे बड़ी जो वहाँ की वजह है, वहाँ जो कब्जा था ब्राह्मण समाज का, हो क्या रहा था नेपाल में? स्कूल, अस्पताल 70% जो गरीब लोग हैं उनसे दूर कर दिया गया। 2 जातियों का वर्चस्व था। उनके बच्चे विदेश में मजा कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें शेयर करते हैं। और ये ओली, सोचिए, इसके भी बाल बच्चा नहीं। कहा जाता था कि ओली किसके लिए भ्रष्टाचार करेगा। इनके बच्चे विदेश, चाइना से फंड आ रहा था, सारे टेंडर निकल रहे थे, सब एक ही जाति के लोग का, ब्राह्मण समाज का टेंडर वहाँ, ब्राह्मण और खस आर्य का, जिसकी 30% आबादी है। सड़कें वो बना रहे हैं, पुल वो बना रहे हैं, नाले नदी वो बना रहे हैं। आप सोचिए, सारा टेंडर उनका, सारी नौकरी उनके पास, सारी जमीनें उनके पास, सारा सत्ता उनके पास, और 70% लोग लाचार और बेबस महसूस कर रहे थे। इसी वजह से ये बड़ा हमला हुआ है। तो सोचिए, वही हालत नेपाल की जो पूरी राजनीतिक घटनाक्रम है वो जातिवाद के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार और लूट खसोट के खिलाफ है। और वहाँ जातिवाद और भ्रष्टाचार इतना क्यों बढ़ा? क्योंकि जो जज हैं वही ठेकेदार हैं, जो मंत्री हैं वही सिस्टम पर कब्जा किए हुए हैं। तो सारे सिस्टम पर एक जाति विशेष का कब्जा था। 30% लोग का कब्जा था, 70% लोग की कोई बात ही नहीं कर रहा था, और 70% नेपाली प्लस उस 30% में भी जो गरीब लोग थे, उनके बच्चे रूस में युद्ध कर रहे हैं। सोचिए, उनको $5000 प्लस खाना पीना मिलता है। मतलब नेपाल के लोग दूसरे देशों में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, भाड़े के सैनिक। नेपाल के लोग रूस में ही नहीं लड़ रहे यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन की सेना में भी वो लड़ रहे हैं रूस के खिलाफ।
मतलब उनको भाड़े का सैनिक बना दिया गया। खाड़ी देशों में वो पलायन कर रहे थे। इसी सब का गुस्सा था, लेकिन वहाँ के जातिवादी मनुवादी नेताओं के बच्चे ऐश कर रहे थे, मजा ले रहे थे। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो गई। इन जो 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 वहाँ के प्रधानमंत्री और भ्रष्ट मंत्री थे, उन पर नकेल कसने का काम किसका था? मीडिया का। मीडिया का काम था खबर दिखाना, उस पर नकेल कसना, उसके बारे में रिपोर्टिंग करना। लेकिन मीडिया में भी उसी जाति के लोग थे और बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंग खड़ी कर ली थी, और वो नेपाल की जनता की नहीं, सरकार का गुणगान कर रहे थे। उसी की वजह से नेपाल के आम लोगों का गुस्सा जो है वहाँ के मीडिया पर फूटा। और सोचिए, वहाँ के लोग मीडिया को लेकर इतने गुस्से में हैं कि वो भारत की भी जातिवादी मीडिया पर हमला कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी देश का मीडिया जाता है, उनको लगता है कि ये वैसे ही लोग हैं। भारत के पत्रकारों को तो वो कह रहे हैं, चूंकि नेपाल और भारत का बेटी रोटी का संबंध है, वीजा नहीं लगता है, बिहार से भी सटा हुआ इलाका है, तो वो कह रहे हैं कि तुम हमें क्या सिखाने आए हो, तुम हमारी क्या मदद करोगे, तुम पहले अपने देश में जाकर अपने सरकार से सवाल पूछो। ये कहना है वहाँ की मीडिया, वहाँ के आम लोगों का, जिस वजह से स्थिति और खराब हुई है। सोचिए, तो मीडिया की भूमिका जो है वो बहुत संदेह में है, बहुत बुरा है, और इसी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। नेपाल के लोग किसी भी पत्रकार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अंग्रेजी वाले पत्रकार तो फिर भी वहाँ झेल जा रहे हैं, लेकिन भारत के जो हिंदी वाले पत्रकार हैं, जो भारत के पत्रकार हैं, उनके बारे में तो उनकी पूरी राय है कि ये लोग पत्रकार नहीं, दलाल है। तो सोचिए किस तरह से जातिवाद ने नेपाल को बर्बाद कर दिया है, सड़क पर ला दिया है, और इसीलिए गुस्सा फूट पड़ा है और लोग हिंसा पर उतारू हैं। मंत्रियों को दौरा दौरा कर मारा जा रहा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। वहाँ के बिजनेसमैन के घर जलाए जा रहे हैं। मीडिया हाउसेस को फूंका जा रहा है। राष्ट्रपति भवन को आग लगाया जा रहा है। संसद भवन को जलाकर खाक कर दिया गया है। अब वहाँ नया कौन नेता होगा, इसको लेकर बहस चल रही है। जो जेन जेड है, उनके बीच अब बहस चल रही है, और किसी युवा और ईमानदार को वो नेता बना रहे हैं। और सोचिए, भारत की मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया कह रही है कि वो हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहा है। न तो वो राजतंत्र चाहते हैं, न वो एक धर्म विशेष का राष्ट्र चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम बुद्ध की धरती, बुद्ध यहाँ पैदा हुई है, बुद्ध की धरती है, हमें सेकुलर, हमें धर्मनिरपेक्ष, हमें समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दया, करुणा वाली सरकार चाहिए, जिसमें किसी तरह की हिंसा न हो, किसी तरह का जातिवाद न हो। सोचिए, नेपाल के युवाओं को बाहर लड़ना पड़ता है दूसरे देशों में सेना में भर्ती होकर, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट थी। नेताओं के बच्चे माल कूट रहे थे। वो लंदन, अमेरिका, जापान, फ्रांस में अय्याशी कर रहे थे, और नेपाल के लोग लाचार बेबस थे। इस वजह से वहाँ ये बड़ी हिंसा भड़की है। लेकिन अब सोचिए, वहाँ के सेना प्रमुख भी एक जाति विशेष के लोग हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि फिर से राजतंत्र आ जाए। तो कहा जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो राजतंत्र लाना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन जो 70-75% आबादी है नेपाल की, वो सेकुलर, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता वाला संविधान के आधारित राज्य चाहता है। नेपाल का संविधान पूरी तरह से भारत के संविधान की तरह ही बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ जातीय वर्चस्व को मान्यता दी गई है। वहाँ था कि ब्राह्मण मर्डर करेगा, करप्शन करेगा तो भी सजा नहीं होने का प्रावधान था। ये सब धीरे धीरे संविधान से दूर किया गया है। तो नेपाल में जो स्थिति है वो जातिवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है। दूसरे नंबर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। तीसरे नंबर पर जो वहाँ जो गरीबी है उसके खिलाफ लड़ाई है। और भ्रष्टाचार का सीधा संबंध जातिवाद से है। जाति विशेष के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं। चपरासी जाति विशेष के लोग भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं देते हैं। क्या हुआ सोचिए, एक मंत्री के कार ने एक बच्ची को कुचल दिया, उसका ड्राइवर गिरफ्तार हुआ, तुरंत उसको रिहा कर दिया गया।
प्रधानमंत्री जो ब्राह्मण है कोली, उसने साफ साफ कहा कि क्या हुआ, ये छोटी घटना है। उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया को बैन कर दिया ब्राह्मण कोली ने। मैं ये नेपाल के ब्राह्मण कोली की बात कर रहा हूं, भारत के लोग इससे न जोड़े। हम भारत के लोग संविधान मानने वाले हैं और यहां संविधान में सबको बराबरी का हक है। मैं नेपाल के ब्राह्मण और क्षेत्रीय की बात कर रहा हूं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, एबीपी न्यूज पर जो बताया गया है। उसके बाद मैंने रिसर्च किया, उसके बाद आर्टिकल 19 ने बताया है। तो ये जो पूरा जो नेपाल में जो क्रांति हुई है वो जातिवाद के खिलाफ, और जातिवाद से ही भ्रष्टाचार पनपता है, जातिवाद से ही बेरोजगारी पनपता है। अपनी जाति को नौकरी देना है, अपने जाति को भ्रष्टाचार को छुपाना है, अपनी जाति के लोगों को बचाना है। इस वजह से नेपाल के लोग दहशत में थे और वो एकदम उनके पानी सर से ऊपर चला गया था। उसके बाद सोशल मीडिया बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया जैसे ही बंद हुआ तो मुट्ठी भर युवा प्रदर्शन करने जा रहे थे, उसमें नाबालिग बच्चे भी थे। सोचिए, उनको संसद भवन परिसर के पास घेर कर पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर उनको गोली मार दी गई 20 युवाओं को। उसके बाद पूरा काठमांडू सड़कों पर आ गया। किसको जो जिम्मेदार है गोली चलाने के लिए? सोचिए, प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी गई, सीधे मार दिया गया। प्रदर्शनकारी ओली शर्मा, कहा जाता है कि उनके बाल बच्चे नहीं तो किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे। पूरा नेपाल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। सोचिए, जातिवाद और भ्रष्टाचार किस तरह के हालात पैदा करते हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। और इसीलिए ये पूरा आंदोलन हुआ है। तो नेपाल में जातिवाद के खिलाफ ये लड़ाई है। हिंदू राष्ट्र कोई नहीं चाहता है। बुद्ध की धरती है, बुद्ध वहां पैदा हुए हैं जहां से दया करुणा का कंसेप्ट आया है। पहले वो भारत का हिस्सा था। तो सोचिए, नेपाल को जातिवाद ने किस तरह से बर्बाद कर दिया है। और एक सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है। मैं चाहता हूं कि उसको आपको पढ़ के सुनाऊं कि जातिवाद किस तरह से कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जातिवाद ही, सोचिए, संतोष सिंह कह रहे हैं, मैं 26 वर्षों से पत्रकारिता के साथ जी रहा हूं, लगभग 15 वर्षों से सोशल मीडिया पर सक्रिय हूं। रोजाना कम से कम 100 फोन कॉल आता है, जिसमें थाना, वीडियो, सीओ के दफ्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर पीएमसीएच, आईजीएमएस और पटना स्थित निजी अस्पताल से परेशान लोगों का फोन आता है। इसलिए सिस्टम में क्या चल रहा है उससे अपडेट कर रहते हैं। मेरी पत्रकारिता की ताकत ही है जो कल बिहार सरकार ने सभी डीएमएसपी सहित तमाम पदाधिकारी नेपाल विद्रोह और उससे देश पर प्रभाव विषय पर आयोजित बैठक में मुझसे राय ली गई। संतोष जी, नेपाल की स्थिति पर बिहार पर क्या असर पड़ सकता है? मेरा सीधा जवाब था 5 किलो अनाज, बिजली फ्री, पेंशन वृद्धि के सहारे जितना दिन आक्रोश को टालना है टाल लीजिए। यहाँ स्थिति नेपाल से भी बुरी है। किसी भी दफ्तर में बिना पैसे लिए काम नहीं होता है। सरकारी स्कूल अस्पताल न पढ़ाई होती है न इलाज। प्राइवेट वाले लूट रहे हैं और लूटने वाला कौन है? बिहार के सभी बड़े अस्पताल और स्कूल में किसी न किसी रूप में नेता और ब्यूरोक्रेट का पैसा लगा है। आवाज उठाएंगे तो जेल भिजवा देगा। जब मीडिया में ताकत था, इन लोगों की गुंडागर्दी नियंत्रित थी। जब से मोदी का तलवा हम लोग चाटने लगे हैं, वो डर भी खत्म हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये संतोष सिंह कह रहे हैं। पता करिए बिहार में आदित्य विजन कैसे छोटे छोटे शहरों तक अपना दुकान खोल रहा है। उसके आने से शहर में क्या स्थिति हो गई है। तो ये तमाम पोस्ट लिख रहे हैं। और शीतल पीसी ने लिखा है, अमृत काल में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की हकीकत। सोचिए, व्यापारी कैसे लूट रहे हैं इस देश को। गीतांजलि जेम्स 8,516 करोड़ का कर्जा, एबीजीसी प्याड 4644 करोड़ का कब्जा, कॉनकॉस्ट स्टील 4,305 करोड़ का कब्जा, एरा इंफ्रा, विंडोसम डायमंड 2,900 करोड़, 3,300 करोड़, ट्रांसटाय 2,900 करोड़, रोटोमैक ग्लोबल 2,800 करोड़, जूम डेवलपर्स 2,200 करोड़, यूनिटी इंफ्रा 1,987 करोड़, फर्स्ट इंटरनेशनल 1,913 करोड़, श्री लक्ष्मी कॉटिन्स 1,800 करोड़, एसबीजीओएल गैस 1,705 करोड़, फॉरवेयर फाइनेंशियल ज्वेलर्स 1,692 करोड़, हनुम टॉयज 1,600 करोड़, सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक 1,500 करोड़, नकोडा लिमिटेड 1,500 करोड़, प्रतिभा इंडस्ट्रीज 1,500 करोड़, सूर्य विनायक 1,400 करोड़, गिल इंडिया 1,400 करोड़, नक्षत्र 1,400 करोड़, गुप्त कोल 1,400 करोड़, बांद्रा सीमेंट 1,200 करोड़,
सोचिए इस देश में 1-2 नहीं 99 केस वायर्स 380 करोड़, ये सब बिजनेसमैन है जो देश को लूट के भाग रहे हैं, देश का पैसा विदेश में ले जा रहे हैं। ये शीतल पी सिंह ने ये बड़ा ट्वीट किया है, 100 बिजनेसमैन इस देश को लूट रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के हालात क्या हैं, आप समझ सकते हैं। तो यही सब चीज नेपाल में चल रहा था जिसके खिलाफ ये गुस्सा भरा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान से चलता है और भारत के संविधान में चेक एंड बैलेंस है। और लोग कहते हैं भारत में नहीं हो सकता है, गलत। जैसा न्यायपाल साहब लिखा है कि भारत एक महाद्वीप है जहां असंख्य विद्रोह अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर चलते रहते हैं और उन्हें किसी गांधी की सदा प्रतीक्षा रहती है जो उन्हें एक मंच पर ला सके। पटना में बेरोजगारी, तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में सब्र है और सब्र रहनी भी चाहिए। हम लोग संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं और भारत में किसी तरह की हिंसा नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो लोग संवैधानिक जगहों पर बैठे हुए हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपने वर्दी पहनी है, पद लिया है, तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए काम कीजिए, संवैधानिक तरीके से काम कीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।